सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो, चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो, चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो। नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी नई साथी अर्चना आप सभी का पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी के 7वें एपिसोड में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारी सहयोगी साथी नीतू इन दिनों यूपी, बिहार और झारखंड की यात्रा पर है। वो आगामी कुछ एपिसोड की कहानियों और उनके किरदारों की तलाश में निकली है। नीतू इन यात्राओं के दौरान सुदूर इलाके में उन दर्जनों युवा लड़कियों से मिल रही हैं जो नेतृत्व की भूमिका में आगे आई हैं, जिन्होंने घर परिवार और समुदाय में अपनी विशेष जगह बनाई है, जिसमें उनकी चुनौतियां और मुश्किलें भी आ रही हैं। आज जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी के 7वें एपिसोड में हम आपको बिहार और झारखंड की ऐसी लड़कियों की कहानियों से रूबरू कराएंगे जो अपनी लीडरशिप की यात्रा खुद बताएंगी। वो ये भी बताएंगी कि उनमें नेतृत्व का क्षमता निर्माण कैसे हुआ। युवा लड़कियों के उभरते नेतृत्व की दिशा में क्रिया संस्था बीते कई सालों में क्षमता निर्माण की दिशा में काम कर रही है। क्रिया ने अपने कार्यों से अनगिनत नारीवाद संगठनों व कार्यकर्ताओं के विभिन्न समूहों को एक मंच पर लाने में सफलता पाई है, जिससे युवा लड़कियों और महिलाओं में अपने अधिकारों व निजी जीवन के लिए बेहतर निर्णय लेने की दिशा में मजबूती से बदलाव आने की आस जागी है। क्रिया युवा लड़कियों के क्षमता निर्माण के लिए बीते कई वर्षों से प्रयासरत है, जिसमें से सेल्फ एकेडमी भी एक है। सेल्फ एकेडमी यानी स्पोर्ट्स, एक्सप्रेशन, लीडरशिप और फ्रीडम, जहां लड़कियों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जैसे स्पोर्ट्स, स्टोरी टेलिंग जैसे कई टूल अपनाए जाते हैं, जो लड़कियों के क्षमता निर्माण की एक प्रक्रिया है। सेल्फ क्षमता वर्धन की एक प्रक्रिया है, जिसमें जुड़कर लड़कियां एक लंबे सफर का हिस्सा बनती है, जिससे वे सीखने सिखाने के अवसर लेकर खुद को और मजबूत बनाती हैं। सेल्फ एकेडमी की पृष्ठभूमि, उसके महत्व और उद्देश्य को समझने के लिए अभी आपको हमारी साथी नीतू क्रिया से जुड़ी वल्लरी जी से मिलवाएंगी, जो पिछले कई सालों से सेल्फ की कार्यशालाएं कंडक्ट करा रही हैं। उनके अनुभव से हम इन कार्यशालाओं की उपयोगिता को बखूबी समझ पाएंगे। तो आइए सुनते हैं वल्लरी जी का इंटरव्यू। सबसे पहले वल्लरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी के 7वें एपिसोड में। थैंक यू नीतू, थैंक यू सो मच। तो वल्लरी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लंबे समय से क्रिया की जो सेल्फ की कार्यशालाएं हैं उसके लिए उसको कंडक्ट करती आ रही हैं। अगर हम आपसे समझ पाए कि जो सेल्फ की रेजिडेंशियल कार्यशालाएं होती हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है? अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो सेल्फ का जो फुल फॉर्म है वो होता है, जब हमने स्टार्ट किया था वो था स्पोर्ट्स, एक्सप्रेशन, लीडरशिप और फ्रीडम, राइट। सो क्रिया का एक बहुत ही पुराना प्रोग्राम रहा है, इट्स माय बॉडी प्रोग्राम, जिसमें जो युवा महिलाएं हैं और किशोरियां हैं उनके साथ मिलकर हम यौनिकता और जेंडर आधारित मुद्दों के ऊपर उनकी ट्रेनिंग करते थे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते थे। और ये सब हम लोग स्पोर्ट्स के माध्यम से करते थे। फुटबॉल एक बहुत अहम भूमिका प्ले करता था और उस प्रोग्राम के दौरान बहुत सारी लड़कियों ने अपने अंदर एक आत्मविश्वास महसूस किया और बहुत सारा जो डिस्कशंस होती थी, जो बहुत सारी चर्चाएं होती थी बैठकों में, उसके अंदर एक प्रकार से वो अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम होते हुए दिख रही थी। तो उन्होंने ही ये बात आगे रखी कि हम इससे ज्यादा और करना चाहते हैं, बट उसके साथ साथ हम कुछ ऐसी व्यवसायिक जो स्किल्स हैं, वोकेशनल स्किल्स हैं, वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो उस हिसाब से सेल्फ एकेडमी का निर्माण हुआ था। और इस एकेडमी का जो लार्जर उद्देश्य था वो ये था कि हम किस प्रकार से लड़कियों के अंदर एक लीडरशिप स्किल बिल्डिंग तो करें ही, बट किस प्रकार से लीडरशिप का भी निर्माण करें। ये ओवरऑल हमारा जो सेल्फ एकेडमी का जो उद्देश्य था ये
इसका बैकग्राउंड रहा है। अगर हम आपसे जान पाए कि किन मुद्दों पर प्रमुखता से बात होती है, क्या आपके मुद्दे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ने इट्स माय बॉडी प्रोग्राम के पैरेलल में सेल्फ एकेडमी एक और रेजिडेंशियल स्पेस का प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, जहाँ पे लड़कियां आ रही थीं और जहाँ पे हम लोग उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे थे इन सब मुद्दों के ऊपर। तो बेसिक फ्रेमवर्क जो सेल्फ एकेडमी का रहा है, उसके अंदर यौनिकता, जेंडर, सहमति, कंसेंट, प्लेजर, सेफ स्पेस, पब्लिक स्पेस में हमारे पास किस तरीके की हिंसाएं होती हैं या पब्लिक स्पेस में हम कैसा महसूस करते हैं, ऑनलाइन स्पेस जो डिजिटल स्पेस है उसमें हम कैसा फील करते हैं या महसूस करते हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारा एक फ्रेमवर्क स्थित हो चुका है कि ये हम करेंगे ही करेंगे महिलाओं के साथ, युवा महिलाओं के साथ जब वो एकेडमी में आएंगी। तो हम लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, डांस, थिएटर, मतलब नुक्कड़ नाटक किस तरीके से किया जा सकता है, और इस प्रकार से हमने ऐसे बहुत सारे मुद्दे लिए हैं जो जेंडर, पितृसत्ता, यौनिकता और विकलांगता और नेतृत्वता को एक प्रकार से उनकी क्षमता उसके अंदर विकसित की गई सेल्फ एकेडमी के अंदर। सो ये इस प्रकार से हम लोग सोचते थे कि हम ऐसे डिजाइन करें। तो जब आप इस तरह की ट्रेनिंग करती हैं, तो इन कार्यशालाओं के बाद उनमें आप किस तरह का चेंज देखती हैं, किस तरह का असर दिखता है जिन मुद्दों पे आप ट्रेनिंग देती हैं? जब उनकी ट्रेनिंग ही हो रही होती है उसी दौरान हम बहुत सारा चेंज देख पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो इनिशियल टाइम में थोड़ी सी चुपचाप होती हैं, दे ओपन अप और वो डिस्कस करती हैं। सो एजेंट्स ऑफ फिश एक ऐसी संस्था है जिसके साथ हम बहुत सारा प्लेजर और कंसेंट के ऊपर हम कार्य करते हैं, और वो यौनिकता के मुद्दों के ऊपर जब कार्य करते हैं और सेक्स के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ मतलब वायलेंस और हिंसा के रूप में नहीं बात करते। ये एक कुछ हमारे ऐसी चीजें रही हैं जो हमने देखा है कि लड़कियां इसमें बहुत रुचि लेती हैं और उसके अंदर बात भी करती हैं कि कौन सी चीजें हैं जो मैं चाहूंगी कि मैं अपने समूह में लेकर जाऊं, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ सेल्फ एकेडमी के अंदर। मैं यहाँ पर खुलकर अपनी बात रख सकती हूँ, और अगर मेरे साथ किसी प्रकार की हिंसा भी हुई है तो मुझे कोई होल्ड कर सकता है, मेरे यहाँ पर साथी हैं जो मुझे गलत नहीं समझेंगे। तो किस प्रकार से लड़कियों ने वापस जाकर स्टोरी टेलिंग लिखित रूप में, ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में बनाया और फिर उन्होंने हमें सबमिट किया, चंबल के साथ मिलकर हमने उसे रिव्यू किया और फिर हमने एक लर्निंग रिफ्लेक्शन मीटिंग भी रखी थी। तो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग होना एक बदलाव ही है जो हमने देखा है लड़कियों के अंदर चेंज होते हुए। सुदूर इलाकों की लड़कियों के साथ यौनिकता, सेक्सुअलिटी, इस पे बात करना कितना आपके लिए आसान रहता है, कितना मुश्किल रहता है, अगर वो अनुभव थोड़ा साझा कर पाए? हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी युवा महिलाएं हमारे पास आए वो संस्था के साथ, जिनके साथ क्रिया ऑलरेडी पार्टनरशिप में कार्य कर रही हैं, उनके साथ कुछ समय से कार्य कर रही हूँ या उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एकदम से वो एकेडमी में आए और कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात हो जो उनके लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाए, ज्यादा उनको लगे कि अरे ये तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। एंड मुझे लगता है सेल्फ एकेडमी एक स्पेस भी ऐसा बन जाता है जहाँ पे हम किसी भी प्रकार के प्रश्न को गलत नहीं मानते हैं। तो आप बेझिझक, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रश्न आता है और आपको लगता है कि ये मैं पूछूं कि ना पूछूं, उसके बारे में ना सोचते हुए बस पूछ लें। तो ये हमारी एक कमिटमेंट रहती है। तो बल्लरी जी, इस समय आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं हमारे पॉडकास्ट को, हमारे चैनल के माध्यम से। तो अगर हम आपसे जान सकें कि इसमें कौन प्रतिभाग कर सकता है, जो प्रतिभाग करने की प्रोसेस है वो क्या रहती है, कितने दिन की ये कार्यशालाएं होती हैं जो रेजिडेंशियल होती है, कब कब होती है, अगर आप थोड़ा सा मोटा मोटी एक आइडिया दे पाए। तो नीतू, हम लोगों ने अभी तो फिलहाल इस कार्यशाला को ओपन नहीं किया है फॉर द पब्लिक, द जनरल पब्लिक। हम लोगों ने वैसा नहीं किया है। क्रिया कोशिश करती है कि हम उनके साथ कार्य करें जो क्रिया के पार्टनर्स हैं और जो युवा महिलाओं और लड़कियों के साथ कार्य कर रहे हैं बहुत क्लोजली। सो हम प्रेफर करते हैं कि वहीं से महिलाएं आए, वहीं से युवा महिलाएं आए, क्योंकि एक प्रकार का संपर्क भी रहता है ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि जहां पर हमारे पार्टनर्स भी कार्य कर रहे हैं तो उनके साथ डेफिनेटली संपर्क कर सकते हैं, एक प्रकार से एकेडमी के अंदर आ सकते हैं उनके माध्यम से।
तो एक चीज हम आपसे और समझना चाह रहे हैं कि जो ये सेल्फ अकादमी होती हैं, रेजिडेंशियल कार्यशालाएं, जो लोग प्रतिभाग करते हैं, उनके उभरते नेतृत्व में आप किस तरह से महत्वपूर्ण है, किस तरह से जरूरी है उनके लिए? आई मीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है जो उम्मीद है उनके चेहरे पर ही नजर आती है। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसके साथ मिलकर आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रूप से एक नई चीज का निर्माण कर सकते हैं। युवा महिलाओं में अगर एक बार नेतृत्व आ जाए तो आई थिंक बहुत सारे डिसीजंस वो अपने स्तर के ऊपर अपने लिए ले सकती हैं। एक युवा महिला अपने लिए ये डिसीजन ही ले सके कि भाई मैंने अभी शादी नहीं करनी है क्योंकि मेरे अपने कुछ सपने हैं, तो वो चीज ही अपने आप के लिए बोलना और अपने परिवार के साथ उस मुद्दे के बारे में चर्चा करना और फिर लार्जर समुदाय में चर्चा करना, आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है। ये और अच्छी बात है कि जो वो सीख के जा रही हैं वो अपने समुदाय में जाके उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं ना, दूसरे ग्रुप में जाके बात कर रही हैं, दूसरी लड़कियों के साथ बात कर रही हैं। तो शायद ये एक बड़ा चेंज है ना, कि वो ना सिर्फ अपने अंदर बल्कि अपने घर के अंदर और अपने समुदाय में भी एक कदम आगे बढ़ रही। तो थैंक यू बल्लरी जी, आपको बहुत शुक्रिया सेल्फ के बारे में इतना विस्तृत रूप से बताने के लिए। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नीतू, थैंक यू सो मच। अभी आपने वल्लरी जी को सुना। आप समझ पाए होंगे कि हर साल क्रिया द्वारा आयोजित 10 दिन की रेजिडेंशियल सेल्फ की कार्यशालाएं लड़कियों के लिए किस तरह से उपयोगी साबित हो रही हैं। वल्लरी जी ने जो बताया है वो धरातल पर कितना सटीक है, ये जानने के लिए हमारी साथी नीतू ने यूपी, बिहार और झारखंड की यात्रा कर उन लड़कियों से मुलाकात की जिन्होंने सेल्फ की कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया है। ये लड़कियां नीतू के साथ सेल्फ की यात्रा बड़े उत्साह के साथ साझा कर रही है, जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर से सुमन, झारखंड से जमशेदपुर के पोटका प्रखंड से 19 वर्षीय अनीशा सरदार और गुड़िया नायक है, जिन्हें आप सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। इनके लिए घर से बाहर निकलना, खेल के मैदान में जाकर फुटबॉल खेलना, दूसरे राज्यों में जाकर सेल्फ की कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना कितना आसान और मुश्किल हुआ होगा। समाज में कितने ताने सुने होंगे, इन्हें कितने उपनामों से परिभाषित किया गया होगा। इन सब के बावजूद आज इन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। सालों इन पर मेहनत कर इन्हें जो तराशा गया है उसका असर आप इनको सुनते हुए महसूस कर पाएंगे। तो आइए सुनते हैं इन लड़कियों की नीतू के साथ उत्साह भरी यात्रा। खुद से खुद को ढूंढ लेंगे, सपनों को खुल के जिएंगे। साथियों, अब मैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में बिहार पहुंच चुकी हूं और अभी मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आई हूं। मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर प्रतापपुर गांव में बैठी हूं और हमारे साथ यहाँ की एक लीडर किशोरी है जिनका नाम सुमन कुमारी है। सुमन की यात्रा बेहद रोचक रही है। वो क्रिया के सहयोग से उन्होंने कई राज्यों में जाके ट्रेनिंग ली है, अलग अलग शहरों में। तो हम सुमन से बात करते हैं और उनकी यात्रा को समझते हैं। तो सुमन, सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं पॉडकास्ट जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी में। धन्यवाद। अगर आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप के घर में कौन कौन है, आप किस बैकग्राउंड से आती हैं, थोड़ा सा। मैं 3 भाई बहन हूँ जिसमें मैं 2 बहन हूँ और मेरा एक भाई है। मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे से छोटा मेरा भाई है, उससे छोटी मेरी बहन है। और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अभी हम 5 फैमिली रहते हैं। तो सेल्फ की ट्रेनिंग जो आपने ली है वो क्या मुद्दे रहे जो आपको महत्वपूर्ण लगे? पहले तो सेल्फ की ट्रेनिंग मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो मेरी खुद की पहल थी और मेरी समझ बढ़ी कि हम किस तरीके से खुद का स्वास्थ्य और खुद की स्टोरी कैसे लिखें, अपने गांव से लेकर दूर सफ़र करना और फिर उस ट्रेनिंग को अटेंड करना मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण लगी मुझे। सुमन, अगर आप मुझे बता पाएँ कि इस तरह की जो कार्यशालाएं होती हैं वो तुम्हारे जीवन में किस तरह से उपयोगी साबित होती हैं? सेल्फ की ट्रेनिंग मैंने लिया तो जो चीज़ें पता थी वो एकदम करेक्ट पता नहीं थी मुझे कि हाँ ये चीज़ करेंगे तो ये सही है। तो ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे ये समझ में आ जाती है कि हाँ वो एकदम एक्यूरेट सही है।
तो फिर हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं तो फिर वो क्लियर हो जाती है। जब मैंने पहली बार जब बोला गया कि तुम स्टोरी लिखो, तो फिर हम लोग सोचने लगे हम लोग क्या लिखें, हम लोग को तो पास कोई स्टोरी ही नहीं है, हम लोग क्या लिख सकते हैं। जब उन्होंने बताया कि नहीं इस तरीके से स्टोरी होती है, आपने शुरू से लेके अभी तक जो आपने किया है वो सारी एक स्टोरी है। तो फिर मैंने शुरू से लेकर अभी तक का जीवन का मैंने याद किया, तो फिर मैंने सोचा इतनी सारी स्टोरी है, फिर मैं तो कुछ भी लिख सकती हूँ। एक तो आपने बताया कि आपने खुद में क्या बदलाव देखा है ना, अगर आप थोड़ा इसको और खोल के बोल पाए। पहले तो मैं घर से बाहर निकलती थी तो डर लगता था मुझे कि रात को जाएं तो फिर घर वाले को क्या जवाब दें, फैमिली अलग आदमी को क्या जवाब दें। फिर ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद हमें पता चली कि नहीं हम लोग की एक लाइफ होती है, हम लोग लड़की का मतलब ये नहीं है कि हम लोग चार दीवारी के अंदर ही रहें और हक अधिकार के लिए लड़ना सीखें। मैं जिस गांव से बिलोंग कर रही हूँ उस गांव से बहुत सारी लड़कियां हैं जो पढ़ाई बंद कर दिया, जो मेरी एज की हैं। उस गांव में मैं एक अकेली लड़की हूँ जो मैं इतना पढ़ाई कर रही हूँ। सेल्फ के दौरान जो भी ट्रेनिंग हम लोगों को मिली उस चीज़ों से हम खुद को मतलब कॉन्फिडेंस कर ही सकते हैं, अदर लड़कियों को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं कि आप कौन चीज़ें सही है क्या गलत है, उस चीज़ का हम उन लोगों को भी बता सकते हैं। क्या आपके लिए मुजफ्फरपुर के प्रतापपुर गांव से दिल्ली तक जाना इतना आसान रहा? निजी जीवन में मैं घर से बाहर तो निकल ही नहीं पाती थी और बहुत दिक्कत होती थी मुझे। माँ बाप को भरोसा दिलाना भी बहुत बड़ी बात होती है। मुझे तो एक घर से पूरे अपने चौक पे जाने के लिए टेंशन होती थी दादी और दादा को। बहुत सारी चुनौतियाँ आई, आसान नहीं था मेरे लिए, मुश्किल थी। और एक तो होता है कि फैमिली को मना लेना, कहती है कि हाँ बहुत महत्वपूर्ण है फैमिली को मना लेना, लेकिन फैमिली के अलावा भी हमको उस चीज़ को झेलना पड़ता है। और ये आप किस साल की बात कर रही हैं? दिल्ली आप पहली बार कब गई थी? 1 साल पहले। मुजफ्फरपुर पटना ये सब घुमा है पर उतनी टेंशन नहीं थी, पर दिल्ली आना बहुत टेंशन थी। अगर आप इस ट्रेनिंग के दौरान के कुछ यादगार अनुभव जो आपको हमेशा याद रहते हैं? जब ट्रेनिंग लिया था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग से मिलना ये बहुत अच्छी लगती थी। और एक तो ये होती है कि हम लोग जब घर पे रहते हैं तो फिर एंजॉय तो होती नहीं है। फिर हम लोग 10 दिनों का जब मैंने सेल्फ ट्रेनिंग किया तो उसमें बहुत सारे एंजॉय किए थे, मस्ती किए थे, डांस वगैरह भी किया हम लोगों ने। इस तरीके से लगा कि हम लोग को अपना घर भूल गए। तो पहली बार तो मैंने ट्रेन पे एक तो पहला कदम रखा था, एक तो नर्वस फील हो रहा था कि मैं कैसे जाऊँ। फिर अंदर जब ट्रेन में इन किया तो फिर लगा कि ओ वाओ कितनी अच्छी ट्रेन है। फिर मैंने ट्रेन का एक एक चीज़ वो हाथ से टच किया, वाओ इतनी अच्छी है। पहली बार मैंने ट्रेन बस मूवी में देखी थी, फ़ोटो में देखी थी, और पहली बार मैंने सफ़र किया। ट्रेन में सफ़र करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर मैं होटल में गई थी, एक तो देखा होटल तो एकदम आलीशान थे, तो फिर ऐसा लगा था कि हम लोग कहीं जन्नत तो नहीं आ गए कि यहाँ से एकदम जन्नत लग रहा था हम लोगों की, कि हम लोग तो ये ऐसी जगह फिर कभी नहीं आ पाएंगे। और ट्रेन में तो मैंने सफ़र कर लिया। एक मेरा ख्वाहिश था बचपन से, पापा का भी और मेरा भी, कि मुझे फ़्लाइट का सफ़र करना है एक बार। तो वो भी दिन आ गया और मैं बेंगलोर के लिए गई फ़्लाइट से। फिर पापा सबको बोले थे मेरी बेटी तो फ़्लाइट से सफ़र कर रही है। बहुत अच्छा लगा सुमन आपसे बात करके, और शायद आपको बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। बहुत सारे लोगों का सपना होगा जिस तरह से आपका सपना था, ट्रेन पे बैठना, बड़े शहरों में जाना, मेट्रो सिटीज़ में घूमना, बड़े होटल में रुकना या फ्लाइट पे बैठना। एक किशोरी लीडर के तौर पे अभी काम कर रही हैं, देख रही हैं कि जो चीज़ें आपने सेल्फ की ट्रेनिंग में सीखी किसी और रूप में, किसी भी रूप में दूसरों तक भी पहुंच पा रही हैं। जी, मैं वहाँ से जब सीख के आई थी तो मैं सोशल मीडिया, अभी तो सारे लड़कियाँ फ़ोन यूज़ कर रही है, महिलाएं फ़ोन यूज़ कर रही है, तो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया एक क्या चीज़ होती है। जब एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट किया कि मैं किस तरीके से यहाँ पे काम करूँ कि ये सब चीज़ें उन लोगों तक पहुँच पाए। जैसे कोई भी लिंक आ जाते हैं तो इसके ये डर होता है कि आपकी फ़ोन का प्राइवेसी हैक हो सकता है और फ़ोटो लीक हो सकती है, तो फिर हमें जानकारी होनी चाहिए, तब तो मैं नहीं करूँगी।
लड़कियों को बताया। फिर कॉलेज में गई तो फिर प्रोफेसर से जो थी उनसे बात किया, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हें इतनी चीज़ की कहाँ से जानकारी है। तो उन्होंने क्लास में बताने के लिए मुझे बोला, तो फिर मैं सारे क्लास में एक क्लास में मैंने बताया। तो फिर मैं उन्हें शेयर करती हूँ, तो फिर मैं उन्हें ये भी बताती हूँ कि आप जब इस चीज़ से बच रहे हैं तो फिर आप दूसरे को भी बचाने का काम करिए। थैंक यू सुमन, बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और निश्चित तौर पे मुझे भरोसा है कि जो भी हमारे श्रोता, जो भी हमारे साथी आपको सुन रहे होंगे, उन सबको भी आपकी यात्रा काफ़ी रोचक लगी होगी। तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। साथियों, इस वक्त मैं झारखंड में हूँ। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला के चांपी गांव में आई हुई हूँ, और हमारे साथ यहाँ पे एक युवा किशोरी साथी हैं जिनका नाम अनीसा सरदार है। अनीसा 19 साल की है। मैं अनीसा से थोड़ा बात करती हूँ क्योंकि अनीसा ने सेल्फ की ट्रेनिंग का हिस्सा लिया है। तो अनीसा, थोड़ा आप बताइए कि सेल्फ की ट्रेनिंग का अनुभव कैसा रहा आपके लिए? सेल्फ का ट्रेनिंग का अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से कहीं बाहर गई हूँ। मतलब मुझे अगर कोई बोलेगा मैं अपना गांव दिखाऊं तो मैं उसमें भी कंफ्यूज होती, क्योंकि मैंने अपना गांव तक ढंग से नहीं देखा है। क्योंकि मेरा मतलब खाली स्कूल जाना, स्कूल से आना, या फिर कॉलेज जाना, कॉलेज से आना, इतना तक मैं रहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि मैं सबसे पहले रांची के लिए निकली थी। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा था कि हम वहाँ से कुछ अच्छा सीख के आए, मतलब कुछ यूनिक सीख के आए जो कि हम यहाँ की लड़कियों को बताएं। तो जैसे वहाँ पे हम लोग को कई सारे गेम्स खिलाते हैं अलग अलग, जो कि हम लोग फर्स्ट टाइम खेलते हैं, जैसे वीडियोग्राफी या फिर हिंसा के बारे में। तो वो सब सीख के आना, फिर यहाँ की किशोरियों को सिखाना, फिर एक लीडर के रूप में खड़े होना। सब हम लोग को जब बोलते कि ये लोग नई किशोरियाँ जो अभी लीडर के रूप में बन के आई है, तो अच्छा लगता है। वो हम लोग जब दिल्ली गए थे तो हम लोग को वहाँ पे डिजिटल हिंसा के बारे में बताया था, जो कि मेरे लिए सबसे बेस्ट टॉपिक वही लगा मेरे को। तो क्योंकि जैसे लड़कों को 12 बजे तक रात को फोन अगर वो लोग चलाते हैं तो वो लोग को मना नहीं किया जाता कि मत चलाओ, बट अगर हम लोग लड़की लोग चलाते हैं तो हम लोग को बोलता है कि रात का 12 बजे किससे बात कर रही है। तो ये भी एक प्रकार का हिंसा हुआ। उस टाइम पता चला हम लोग को डिप्पी में फोटो नहीं लगाना है, फेसबुक नहीं चलाना, इंस्टाग्राम नहीं चलाना, रील्स नहीं बनाना है, लेकिन लड़कों को कुछ भी मना नहीं चलता है। वो तो फ्री फायर पबजी खेल सकते हैं, हम लोग कैंडी क्रश भी नहीं खेल सकते फोन में, इतना तक हम लोग को बंदी होता है। अनीसा, अगर आप मुझे बता पाए कि सेल्फ की कार्यशाला के दौरान तुम्हारे लिए क्या मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण रहे? एक तो आपने बताया कि आपको पता चला कि डिजिटल हिंसा भी हमारे साथ क्या होती है, और क्या मुद्दे थे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे, बहुत उपयोगी रहे? जैसे वहाँ पे और कई जगहों से भी आए थे, तो वो ऐसे बताते थे कि ट्रांसजेंडर को हिजड़ा भी बोलते हैं कई जगहों पे। तो उस टाइम में मेरे को लगा कि हाँ, ये ऐसे भी नाम देते हैं, क्योंकि जैसे वो बना है, जो वो है, वो खुद पे है। वो उसको अगर एक चांस दिया जाए तो वो भी कुछ कर सकता, बट हम लोग उसको एक चांस ही नहीं देते। मतलब हर कोई एक चांस ही मांगता है कि हम लोग को एक चांस मिले और हम लोग वो करें, लेकिन कोई चांस ही नहीं देता है। अगर आप मुझे ये बता पाए कि इस ट्रेनिंग में तुम्हारा कोई ऐसा अनुभव जो तुम्हारे लिए बहुत यादगार रहा हो, जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहा हो। जब हम लोग सेल्फ का ट्रेनिंग में गए थे तो हम लोग अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते। हम लोग जो वहाँ पे स्टोरी टेलिंग कर रहे थे, तो तब ना हर किसी का स्टोरी सुनने का चांस मिला कि मतलब इंसान बाहर से जैसे दिखता वो अंदर से नहीं होता। ऐसे नहीं कि खुश है तो अंदर से मेरे अंदर दुख नहीं है कि हम खुशी है। तो उस टाइम सब जब अपने कहानी बता रहे थे, कहीं का बहुत इमोशनल था, किसी का बहुत फनी वाला था, तो सब अपने बता रहे थे। और ज्यादातर सबका मतलब स्टोरी कॉमन था, क्योंकि सब बता रहे थे कि वो अपने गांव से कैसे बाहर आ रहे थे। तो सबको अपना कल्चर जानने का मौका मिलता वहाँ पे, और हम अलग अलग फ्रेंड्स बनाते हैं, फिर कनेक्शन हो जाते हैं। और जब मैं बेंगलोर वाला में गई थी तो मैंने वहाँ पे रिंकल दी से मिला था। तो उस टाइम उन्होंने जब अपना स्टोरी बताया, तो कभी कभी पता चलता है कि आप अकेले मतलब एक चीज से नहीं जूझ रहे हो, वो हर कोई जूझ रहा है। तो स्टोरी सुनना और गेम्स खेलना, अलग अलग यूनिक गेम्स जो हम कभी खेले नहीं है, वीडियोस बनाना, एक यादगार चीज रह जाता है कि हाँ, हमने वहां पे वो किया था। वो फ्रेंड्स अब कहाँ मिलेंगे दोबारा, क्योंकि अब क्या पता अब उनसे हम लोग दोबारा कब मिलेंगे, कब वो हरकतें फिर से करेंगे।
अनीसा, आपने जिक्र किया कि आपको जो स्टोरी टेलिंग का सेशन था वो बहुत अच्छा लगा, कि स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में कि आप कैसे स्टोरी टेलिंग करते हैं। जैसे हम लोग का ग्रुप में मैं और देव की स्टोरी लिखते हैं, तो हम मतलब ऐसे नहीं होता है कि मैं अकेले वो स्टोरी कंप्लीट कर पाऊंगी, क्योंकि हर कोई को एक मतलब थोड़े से मिस्टेक्स होते हैं, तो देवकी मेरे मिस्टेक्स को पकड़ के वो ठीक करती है। तो मैं अपना स्टोरी जैसे अगर बताना चाहूँगी, तो एक लड़की है जिसका नाम अनीसा है, वो चापी की रहने वाली है। उसने काफ़ी मुश्किलें झेले हैं, जिसको घर से निकलने ही नहीं दिया जाता है। वो आज आसमान में उड़ रही है, एक फ्लाइट पे बैठ रही है जिसका उसने कभी सपना ही नहीं देखा था। वो लड़की जो एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती है, वो बाहर जा रही है, खुद का नाम बना रही है। वैसी लड़की कहाँ मिलेगी? हर किसी को अपना नाम बनाने के लिए आवाज़ तो उठाना ही पड़ता है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपको भी उसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा जिस पिंजरे में मैं पहले बंद थी। क्या बात है, क्या बात है। अनीसा, मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं कि जो इस तरह की कार्यशालाएं हुई, सेल्फ की जिन भी कार्यशालाओं में आपने पार्टिसिपेट किया, उससे वो आपके जीवन में किस तरह से उपयोगी साबित हुई वो कार्यशालाएं? जो हिंसा हम लोग पहले नहीं समझ पा रहे थे, उस हिंसा के बारे में समझ रहे हैं, तो हम उनको रोक भी पा रहे हैं कि ये हिंसा है, ये हमें रोकना है। तो जैसे पहले बताना चाहूँगी कि हमारे पास स्टेडियम है, लेकिन हम लोग की यहाँ की लड़कियाँ बाहर नहीं निकल रही थी घर से खेलने के लिए। तो अब वही लड़कियाँ स्टेडियम पे आके खेल रही है, आगे बढ़ रही है, कहीं मतलब बाहर तक खेलने के लिए जा रही है, प्राइजेस ला रही है। जिन लड़कियों को पहले रोका जा रहा था, अब उन्हीं लड़कियों को बोला जा रहा है कि जाओ खेलो बाहर। तो मतलब अंदर से खुशी आता है कि हमें पहले यही भैया लोग या फिर मेरे ही मम्मी पापा लोग रोक रहे थे, अब वही लोग हमें बाहर भेज रहे हैं। अभी अगर आलसी से घर में बैठे रहो तो धक्का मार के निकाल के बोलते जाओ तुम लोग को प्रैक्टिस करना है। क्या बात। बदलाव, मतलब एक बदलाव देखने को मिल रहा है गाँव में। अगर मैं अनीसा से जानूं कि अनीसा ने खुद में किस तरह का बदलाव देखा सेल्फ की ट्रेनिंग लेने के बाद। पहले मैं इतना बोलती नहीं थी, अब मैं बोलने लगी हूँ, लोगों के सामने मेरे बातें रखने लगी हूँ, तो एक अलग सा फीलिंग आता है कि हाँ, हम लोग इतना वहाँ पे बोलने सकते हैं, बोल के अब हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग का यहाँ की लड़कियाँ 10th से आगे नहीं पढ़ी लिखी है, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए जमशेदपुर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो अब मैं बोलूँगी तो इतनी लड़कियां नहीं है, पिछले ईयर से ही शायद है कि गांव के बाहर जाके लड़की पढ़ रही है। क्योंकि अगर हमें जमशेदपुर के कॉलेजेस पसंद नहीं आए, जैसे टीचर अवेलेबल नहीं होंगे, तो अगर वही टीचर्स बाहर अवेलेबल मिले हमें, तो हम बाहर जाके पढ़ सके। आपने कहा कि पिछले 1 साल 2 साल का बदलाव है कि गांव की लड़कियों को जमशेदपुर जाने का मौका मिला, जो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, और समय के साथ हो सकता है उन्हें रांची जाने का भी मौका मिले। तो आप घर से बाहर निकलने की गति को किस तरह से देखती हैं कि अगर लड़कियों को इस तरह के मौके मिलने घर से बाहर निकलने के, तो उनमें क्या कुछ बदल सकता है? हम लोग जब सेल्फ का ग्रुप में जा रहे थे, तो वहाँ पे एक पंचायत समिति भी थी। अगर उसको उसके फैमिली मतलब मौका ही नहीं देते खड़े होने का, तो पंचायत समिति कैसे बनती? तो नॉर्मल बात है, जैसे मैं सबको बोलती हूँ कि हम किसी का देखा देखी नहीं बनना चाहेंगे, जिसमें हमें इंटरेस्ट है हम वही करें, किसी का नकल ना करें। अगर लड़कियों को चांस मिल रहा है, तो मैं तो सबसे पहले उनको बोलूंगी कि अपना मौका ही मांगे, मतलब एक मौका दीजिए कि हम वो करके दिखाएं। जैसे लड़कियों को फुटबॉल खेलने अगर मिले, एक मौका चांस मिला और वो अच्छा खेलेगी, तो वो इंटरनेशनल तक खेल पाएगी। अगर उसको मौका ही नहीं मिला तो वो कहाँ से खेलेगी? बहुत अच्छा लगा अनीसा आपसे मिलके, आपके अनुभव सुन के, और आपने ये भी कहा कि जब लड़कियों को अवसर मिलता है तो कितना कुछ बदलता है उनके जीवन में। तो आपको बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए। थैंक यू। साथियों, अभी मैं झारखंड के जमशेदपुर में हूँ और अभी
हम तुड़ी गांव में आए हैं। हमारे साथ यहाँ की गुड़िया नायक हैं जो 19 साल की हैं। गुड़िया मैदान में जाके फुटबॉल खेलती हैं। इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं फुटबॉल खेलने के दौरान, और अभी ये लड़कियों की कोच भी हैं। ये अलग अलग जगह जाके लड़कियों को सिखाती हैं और बहुत सारा काम करती हैं। तो गुड़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड जेंडर का बवंडर बात भी सच बात भी में। धन्यवाद। गुड़िया, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम गुड़िया नायक है और मैं पूर्वी सिंहभूम के एक छोटे गांव तुड़ी में रहती हूँ। मैं भी एक छोटे मोटे खिलाड़ी हूँ, लेकिन मुझे फुटबॉल के तहत बहुत ही मान सम्मान मिला, क्योंकि फुटबॉल के जरिए हम लोग अपना मनोबल बढ़ाया और फुटबॉल के तहत मेरे को कोच भी चुना गया। मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि मेरे पापा को मेरे नाम से उनका पहचान होता है, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है मेरे को। एक लड़की का, अगर मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में समझूं, तो एक लड़की का खेल के मैदान तक पहुंचना कितना आसान होता है, कितना मुश्किलों भरा रहता है? और खेल के मैदान तक पहुंचना तो मेरे लिए बहुत चुनौती की बात रही। और जब मैं घर से फुटबॉल के मैदान की ओर जाती हूँ तो मुझे बहुत सारी ताने, गालियाँ, बहुत सारी बातें सुननी मिलती है। तो वही बात है कि मैं उन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपना कार्य करती रही, और बस मुझे मेरे परिवार के हिसाब से बहुत सपोर्ट मिला और मुझे अपने संस्था की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। तो मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ और अपना कार्य कर रही हूँ। गुड़िया, अगर आप मुझे बता पाएं कि गाँव में लड़कियों को खेल के मैदान तक क्यों नहीं जाने दिया जाता है? किस तरह की लोग बातचीत करते हैं? क्या रोक टोक रहती है? जैसे कि देखिए, गांव में भी और ज़्यादातर शहरों में भी देखा जाता है कि लड़कियों को हमेशा मतलब दबा के रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं फुटबॉल की बात करूं, फुटबॉल में अगर लड़कियां बाहर निकलेगी तो उनको छोटा कपड़ा पहनना पड़ेगा। वो लड़की खेलेगी, उसका जो शरीर का अंग दिखेगा तो वो हम लोग को बर्दाश्त नहीं कि गांव में इसका कोई शादी नहीं करेगा, दूर से गांव तक इसका रिश्ता भी नहीं आएगा, दूर दूर तक चर्चा हो जाए कि लड़की फुटबॉल खेलती है, तो वो सब पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए ना लड़कियों को बाहर जाने के लिए बहुत मना करते हैं और कि तुम लोग खेलो नहीं, क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि लड़कियों के साथ कुछ गलत हो जाएगा। खासकर खेल की बात करें तो नहीं खेलने दिया जाता। तो गुड़िया, अगर आप बता पाएं कि जब आप खेलने निकली, आप जैसी 10-12 लड़कियां खेलने निकली, तो जब आप खेल के मैदान में होती हैं तो किस तरह की बातें करती हैं खेल में अपने? खेलने से पहले होता है ना स्ट्रेचिंग वगैरह, स्ट्रेचिंग के साथ अपना एक एक्सरसाइज करते हैं फुटबॉल के माध्यम से। तो हम लोग अपना एक्सरसाइज करते करते हम लोग यही बात करते हैं कि पीरियड में जैसे होते हैं लड़कियां बोलती हैं कि मेरे को इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे को दर्द नहीं होगा। हम लोग पीरियड का दर्द से लेके जितना भी घरेलू काम करते करते जो भी दर्द होता है, हम लोग फुटबॉल के माध्यम से जो हम लोग स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसके माध्यम से खेलते भी है ना, तो बहुत अच्छा लगता है और वो थोड़ा बेहतर लगता है। जो दर्द से होता है ना, उससे थोड़ा अच्छा ये बेहतर लगता है। तो घर से लड़की जब खेल के मैदान में पहुंचती है, जब वो जिले स्तर पे बहुत सारे ट्रॉफी जीत के लाती है, तो उनमें किस तरह का बदलाव दिखता है? अगर मैं गुड़िया की बात करूं तो 2019 से पहले की गुड़िया और 2024 की गुड़िया में क्या अंतर दिखता है? पहले मेरे को कोई पहचानता ही नहीं था, लेकिन आजकल जो हम लोग जिला स्तर से खेले ना, तो अभी लड़का लोग भी बोलते हैं कि हाँ वो उसकी बेटी है जो खेल के मतलब ट्रॉफी जीती है उसकी। तो मेरे पापा का तो इज्जत होता ही है उस टाइम, लेकिन हम लोग को भी हर जगह मतलब सम्मानित किया ही जाता है। बसों में जाते हैं, कॉलेज वगैरह जो हम लोग को पहचानते हैं, तो मेरा बस का भाड़ा भी नहीं लिया जाता है कि हाँ ये फुटबॉल प्लेयर है बोल के। तो मेरे को बहुत हर जगह सम्मान नहीं दिया जाता है कि हाँ ये लड़की हम लोग झारखंड में कुछ नाम की। तो आपको देखा देखी जो 10-12 लड़कियों की टीम है, उनको देखा देखी क्या दूसरी लड़कियों को मौके मिल पा रहे हैं, अवसर मिल पा रहे हैं? उनमें तो यही हिम्मत आती है कि दीदी हमको भी खेलना है, हमको भी सिखाओ, हमको भी। मेरे पापा नहीं बोलेंगे फिर भी हम खेलेंगे, और मेरे पापा ऐसे बोलते हैं कि या उसकी जैसी बनो, उसकी जैसी, तो हमको आपके जैसी बनना है, ऐसे बोलते हैं। अभी आप कोच हैं और अभी आप लड़कियों को सिखाती भी हैं, थोड़ा ये अनुभव बताइए। पहले तो ऐसे हम भी नॉर्मल प्लेयर ही थे, है ना। तो हम लोग जो संस्था की तरफ से चयनित किया गया कि कोच का, कि ये लड़कियों को सिखाए। तो 19 साल की उम्र में मेरे को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को कोई दीदी बोल रहा है। कि जब आपको मौका मिलता है घर से बाहर निकलने का, वो करने का जो आप सच में करना चाहती थी, तो आप में किस तरह का चेंज दिखता है? अगर वो अनुभव साझा करें। जब हम घर से फुटबॉल के मैदान की ओर जाते हैं और फुटबॉल के माध्यम से हम लोग को जब बड़ा स्टेडियम में खेलने का मौका मिलता है, तब सब लोग मेरे लिए ताली बजा रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है, लगता है मेरा सपने पूरे हो गए। हमें बहुत सारी मौक़ों के लिए
वंचित रखा जाता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे अपना जो सपना पूरा होता है करने का मौका जो मिलता है हम लोग के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। गुड़िया, अगर आप साझा करना चाहें अपना अनुभव, जो दूसरी लड़कियां आपको, बहुत सारे लोग अभी आपको सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को, कोई लड़की होगी जिसके मन में ये ख्वाहिश होगी कि वो भी खेल के मैदान में जाके फुटबॉल खेले, वो भी आपकी तरह ट्रॉफी जीते, उसके भी पापा का नाम हो आपकी तरह, है ना, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो भी बाहर निकले, उनमें हिम्मत आए? तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने अंदर मतलब विश्वास रखे और अपने जो परिवार का जो विश्वास है वो कभी ना तोड़े, और अपना जो सपना पूरा करने का ख्वाहिश है वो कर लीजिए। क्योंकि देखिए, चुनौती तो हर जगह आती है, लेकिन चुनौतियों से हारना नहीं है और अपने आप पर विश्वास रखनी है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया गुड़िया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। खुद से खुद को ढूंढ लेंगे, सपनों को खुल के जिएंगे। साथियों, अभी आपने बिहार झारखंड से सुमन, अनीशा, गुड़िया को सुना। उम्मीद करते हैं दूसरी युवा लड़कियों के लिए इनकी यात्रा प्रेरणा स्रोत होगी। इस एपिसोड को लेकर आपके क्या सवाल और सुझाव है, आप हमें कमेंट बॉक्स में या शेयर्स ऑफ रूरल इंडिया की मेल आईडी sharesofruralindia@gmail.com पर लिखकर जरूर बताएं। अगले सप्ताह 8वें एपिसोड में आप सुनेंगे कि नेतृत्व की भूमिका में आगे आई लड़कियों में किस तरह से उनकी मोबिलिटी बढ़ी, मोबिलिटी के जरिए कैसे वो नौकरी से जुड़ी, घर से बाहर निकलने में किस तरह की मुश्किलें और चुनौतियां रही, अभी उसके क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जैसे कई सवालों के जवाब आपको युवा लड़कियों से मिलेंगे। तो अगले सप्ताह सुनना ना भूलिएगा जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी का 8वां एपिसोड। तब तक मुझे यानी अर्चना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो, चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो।